हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? काइनेटिक्स के साथ जंग के लिए कौन कौन तैयार है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। काइनेटिक्स के साथ जंग के लिए आप सब लोग तैयार हो कि नहीं? काइनेटिक्स के साथ जंग के लिए यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, अपने अपने दोस्तों को भी बोल दो। आईआईटी जैम, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू, सबके एंट्रेंस के साथ जंग होगी आज। इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ जंग होगी आज से। केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक हम पूरा का पूरा यहाँ पे एकदम से प्रिपेयर करके जाएंगे। इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि इनमें से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ जाए, कोई चिंता नहीं होगी आपकी। इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी को कोई चिंता नहीं होगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। विशाखा, यश, मनोज, विजयलक्ष्मी, रंजित, सचिन, राणा, गुड मॉर्निंग। निकिता, श्रेया, रुक्मिणी, विजयलक्ष्मी, मनोज बलिया, विजयलक्ष्मी, हेलो। विशाखा, गुड मॉर्निंग। स्वाति, श्रेया, मनोज, रूपाली, उत्कर्ष, अथर्व, आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं राजीव अभ्यंकर और हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का पूरा एमएससी एंट्रेंस के लिए जो नेसेसरी सिलेबस है पूरा हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। और इसमें से कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चंस इतने इजी लगने लगेंगे कि पूछो मत। गुड इवनिंग मित्रों। मित्रों मतलब मैं नरेंद्र मोदी जी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मित्रों से इनने गुड मॉर्निंग का कमेंट किया है, बस भाई एक बार कमेंट काफी है। गुड मॉर्निंग। सीएसआईआर नेट के लिए भी ये काफी है। सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है, सीएसआईआर नेट, गेट, टीआईएफआर, बीएआरसी, इन सारे टेस्ट का भी जो सिलेबस है काइनेटिक्स का काफी मिलता जुलता है। सीएसआईआर नेट, गेट, टीआईएफआर का एग्जाम हो, बीएआरसी का एग्जाम हो, ओके, इन सारे एग्जाम्स के लिए, इनफैक्ट इवन सेट का जो एग्जाम है उसके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा फायदे के रहेंगे। इसके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा फायदे के रहेंगे। ओके, इज इट नॉट फॉर सीएसआईआर? इट इज फॉर सीएसआईआर ऑल्सो। ओके, सीएसआईआर नेट ऑल्सो, गेट ऑल्सो, आईआईटी जैम ऑल्सो। सो एमएससी एंट्रेंस और पीएचडी एंट्रेंस दोनों के लिए ये फायदे का रहेगा। ओके, गुड मॉर्निंग रोशनी, गुड मॉर्निंग नीलम, रुक्मिणी, सुरेखा, हर्षाली, विशाखा। ओके, गुड मॉर्निंग संदीप, वेलकम टू आईएफएस केमिस्ट्री। ऑल राइट, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करेंगे हम। यश, एक के बाद एक होता रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है, वहां से स्टार्ट करेंगे। यस, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे 2 हफ्ते लगो, 1 महीना लगो, हम पूरा केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। नॉट जस्ट थियोरी, मगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाने वाला हूं, थियोरी बताऊंगा, प्रवचन दूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। पूरी प्रैक्टिस होगी, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट जो है वो सॉल्व होगा।
उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग शिल्पा। तो चलिए अपने अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कर लीजिए। चलिए, ओके सर, हमें इससे ज्यादा डर लगता है, यस, बाहुबली हो गया ओके, केमिकल काइनेटिक्स से डर लगता है, केमिकल काइनेटिक्स से डरने की कोई वजह नहीं है, ये आप मुझे 2 हफ्ते बाद बोलोगे, ठीक है। सिर्फ 2 हफ्ते रेगुलरली आना है, रोज आना है, और हमारा जो लेक्चर है वो सुनना है। जो कॉन्टेस्ट होते रहेंगे, इसके बाद जो क्विज होती रहेगी वो आपको खेलती रहनी है। मेंटी क्विज भी करेंगे हमारी वेबसाइट पे, कॉन्टेस्ट भी होगा, वो कॉन्टेस्ट भी कैसा खेलना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब यहाँ पे होगा। क्वेश्चंस की सही तरीके से सही अमाउंट में प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसके बाद, ठीक है। तो चलिए एक बार, यस, नो वन विल फियर काइनेटिक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट अनुश्री, ओके, यस, गुड मित्रों। अपने सारे दोस्तों को भी बोलना, जो जो IIT जैम देने वाले हैं, देने की सोच रहे हैं, उनको सबको भी बता देना कि ये लेक्चर सुनने हैं, ठीक है, ये लेक्चर सारे के सारे अटेंड करने हैं। तो चलिए एक बार काइनेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, ओके। दुश्मन की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। दुश्मन की इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम कैसे हरा सकते हैं ये हमें पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा सिलेबस से, यस। CSR नेट भी है इसी में, CSR नेट का ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। CSR में 1 या 2 टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा रहेंगे, उसके लिए हम अलग से लेक्चर्स करेंगे CSR नेट के लिए, या फिर इसी लेक्चर सीरीज में मैं वो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, मगर IIT जैम वालों को बता दूंगा कि ये टॉपिक्स उसके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप सुनना चाहते हो, आपका नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे ये मत सोच के आओ कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम तो आप क्लियर कर ही दोगे, मुझे पता है। यहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए आओ, थोड़ा सा इंसाइट गेन करने के लिए आओ। केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूलाज तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कोई भी काइनेटिक्स का बुक ले लो, उसमें सारे फॉर्मूलाज होते हैं। आपको मुझे फॉर्मूलाज बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ये पढ़ सकते हो। बट केमिकल काइनेटिक्स में जो इनसाइट्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कब कहा जाता है, कब नहीं कहा जाता, स्लोएस्ट स्टेप कुछ केसेस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, तो वैसे वाले केसेस भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो इनसाइट्स है, ये थोड़ा सा एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे बिल्ड होगा। वो उतना आपने अगर बिल्ड कर दिया तो बस काफी है। चाहे MSc एंट्रेंस हो, चाहे PhD एंट्रेंस हो, चाहे PhD इंटरव्यू हो, या फिर चाहे उसके बाद आने वाले 10 साल बाद आने वाले जॉब इंटरव्यूज हो, सब में आपको काइनेटिक्स का ये जो फंडामेंटल है वो काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, अब सर आ गए तो डरने की जरूरत ही नहीं है। यस, एब्सोल्युटली 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। ओके, चलिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करिए। यस संदीप, टेस्ट सीरीज भी हम करने वाले हैं, इसमें कॉन्टेस्ट भी हम रखने वाले हैं, तो वो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए सिलेबस देखते हैं एक बार। सबसे पहले है रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर, मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का पार्ट है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ये पहला पार्ट होगा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ये फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, यस, दिव्या ने जैसे कहा है, प्लीज शेयर दिस लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि आप जब IIT जैम का एग्जाम दो तो आपके सारे दोस्त आप ही के साथ IIT जैम में जाए, आपके साथ खूब मजे करे। IIT में जो 2 साल आप गुजारोगे MSc के लिए, या 5 साल गुजारोगे PhD के लिए, उन सालों में आपको बहुत मजा आए, आप बहुत एंजॉय करो, और ऑफ कोर्स पढ़ाई भी करो, काम भी करो, प्रोजेक्ट्स भी करो, रिसर्च भी करो, ये तो मैं चाहता ही हूं। मगर आपके साथ अपने दोस्त रहेंगे तो सोचो कि कितना मजा आएगा। तो अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये लिंक शेयर कर देना, और उनको भी कहना कि ये सारे लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ओके, रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर। उसके बाद सेकंड है आर्हेनियस इक्वेशन, ओके। आर्हेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ओके, आर्हेनियस इक्वेशन।
मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला पार्ट जो होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रिएक्शन का रेट कैसे चेंज होता है, ये हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट 100% केमिकल काइनेटिक्स। एब्सोल्युटली, आई प्रॉमिस यू कि केमिकल काइनेटिक्स का कोई भी पार्ट हो जो आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, बेशक कमेंट्स में मुझे बताइए, वो पार्ट भी मैं कवर करूंगा। आपकी फरमाइश भी यहाँ पे कवर होगी, कोई टेंशन नहीं है। फुल 100% सिलेबस यहाँ पे होगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन भी देते रहो। कंपटीशन के बाद एक बड़ा सरप्राइज भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो वो सरप्राइज भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो अनाउंसमेंट में एकदम कुछ ही दिनों में कर दूंगा, ठीक है। ऑल राइट, प्लीज टेक प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस एज वेल। यस एब्सोल्युटली, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस जो है सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहाँ पे, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, सो ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, आरेनियस इक्वेशन भी कवर होगा। उसके बाद कोलिजन थियोरी भी होता है, ओके, जो आरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड होता है। सो कोलिजन थियोरी भी हम यहाँ पे करेंगे। ओके, कोलिजन थियोरी भी होगा। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थियोरी भी होगा, ट्रांजिशन स्टेट थियोरी ये भी हम करेंगे। उसके बाद है चेन रिएक्शंस, फिफ्थ टॉपिक है चेन रिएक्शंस, ये भी कवर होगा। ओके, चेन रिएक्शंस भी कवर करेंगे। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म आपको लगता है कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं। चेन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, ब्रांच्ड रिएक्शंस होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस और ब्रांच्ड रिएक्शंस, ठीक है, या फिर इनको और भी नामों से जाना जाता है। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस को कभी कभी सिक्वेंशियल रिएक्शंस कहा जाता है, ब्रांच रिएक्शंस को पैरेलल रिएक्शंस कहा जाता है, तो वो भी एक पार्ट होगा। यस, ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग दीपू। ऑल राइट, उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स, ओके, उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स, उसके बाद हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ओके, और उसके बाद होगा फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक के साथ साथ आपको फिजिकल में भी दिखाई देगा। ओके, एंजाइम काइनेटिक्स, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस एंड फोटोकेमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, और इसके बाद लास्ट में एक और टॉपिक हम करेंगे, वो है यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स, यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स, यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स and reactions involving charges, reactions involving charges, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ऑलराइट, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे यहाँ पे, reactions involving charges, enzyme kinetics, heterogeneous catalysis, photochemistry, unimolecular mechanisms, reactions involving charges. Okay? आज से ही शुरू होगा। यस देवांग, थोड़ा पेशेंस रखो। जैसा मैंने कहा कि हमारा जो दुश्मन होता है, जिसके साथ हमें जंग करनी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पूरा नेटवर्क बनाते हैं, सारा नेटवर्क लेके जाते हैं, वहां पे उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन लेके हम फिर प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे और जंग जीतेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज की प्राइस लो रखते बहुत सारे फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन फी अफोर्ड ना करने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। सर प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, को आईफेस को जरूर बताइए। डेफिनेटली संदीप, टेस्ट सीरीज की प्राइस काफी लो ही है,
ज़्यादा नहीं रखी है टेस्ट सीरीज की प्राइस। मुझे पता है कि अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। टेस्ट सीरीज की प्राइस काफ़ी लो है। आप डेफिनेटली जाके IFAS का वेबसाइट जो है वो वेबसाइट जाके चेक करो, वहाँ पे आपको ये सारे रिवाइज प्राइसेस भी मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ये सबसे पहले पार्ट होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर उसके साथ साथ मॉलिक्यूलरिटी के साथ उसमें उसका क्या कंपैरिजन होता है। आर्हेनियस इक्वेशन टेम्परेचर के साथ रिएक्शंस का रेट किस तरह वेरी करता है। कोलिजन थियरी की रिएक्शंस क्यों होते हैं और अगर होते हैं तो किस रेट से होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, वो सब कोलिजन थियरी और ट्रांजिशन स्टेट थियरी में आपको मिलेगा। फिर रिएक्शंस के कुछ मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे चेन रिएक्शंस में, कॉन्जिक्यूटिव और ब्रांच्ड रिएक्शंस, और उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स जो होमोजीनियस कैटालिसिस होता है, heterogeneous catalysis, photochemistry, unimolecular reactions and reactions involving charges। मगर ये जो जंग है इसकी सबसे शुरुआत कहां से करनी है, उसकी शुरुआत हमेशा करनी है रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, रेट क्या है ये समझना सबसे जरूरी है। रेट समझ में आ जाए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुरुआत हमेशा यही से करनी है। रेट समझ में आ जाए तो बाकी सब समझ में अपने आप आ जाएगा, आपको कोई और टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन हमें समझना है। ओके, रेट ऑफ अ रिएक्शन हमें समझना है। गुड मॉर्निंग विष्णु, वेलकम टू द केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है इससे हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ अ रिएक्शन समझेंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ओके, हेलो अर्नब, आई एम फाइन, हाउ आर यू। ओके, सो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब मानो कि आप लोग कोई बाइक खरीदने जा रहे हो। ओके, कोई भी आप एक बाइक खरीदने जा रहे हो, आपकी पसंद की, आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है ये मुझे बताओ एक बार कमेंट्स में। गुड मॉर्निंग युवराज सिंह, गुड मॉर्निंग दीपेन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यस एब्सोल्युटली। आपको दिख रहा है मेरा हेयर कट भी चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, एकदम नया स्टाइल है लेक्चर्स का भी। ऑलराइट, ग्रेट, गुड मॉर्निंग चंद्र प्रकाश। ओके, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन, हम बाइक खरीदने जा रहे हैं। ओके, एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बाइक किसको पसंद नहीं है, सबको हमें घूमना ही है बाइक्स लेकर। तो यस KTM, ओके, अथर्व को KTM पसंद है, वेरी गुड। ऑलराइट, तो ये बाइक खरीदते वक्त आप क्या क्या सोचते हो ये मुझे बताइए। ये बाइक खरीदते वक्त आप क्या क्या सोचते हो, ओके, कौन कौन सी चीजें आप देखते हो ये मुझे बताइए। बाइक खरीदते वक्त आप क्या क्या सोचते हो। सर प्लीज इंक्लूड सम टॉपिक्स फ्रॉम गेट ऑल्सो लाइक PS। ओके, पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस भी हम करेंगे डेफिनेटली दीपू थोड़े से। यस, ओ रॉयल एनफील्ड, अरे यार सबकी अपाचे, रॉयल एनफील्ड, KTM, सबको एकदम मजेदार बाइक्स पसंद है। ओके, दीपेन का थोड़ा सा ऑयल कंजम्पशन, इंजन, ओके चलो। माइलेज, माइलेज से स्टार्ट करते हैं। माइलेज एक चीज होती है जो आप देखते हो, और क्या देखते हो। अब आपने KTM और अपाचे और रॉयल एनफील्ड बताया है और एक तरफ माइलेज की बात कर रहे हो, क्या बात है भाई। इनकम सेविंग, ओके। सेकंड इज कॉस्ट, ओके कॉस्ट, ये दूसरी चीज है जो आप देखते हो, कॉस्ट। ओके, और क्या देखते हो। स्पीड, मनी, एवरेज, स्पीड, ओके। तो आप सब लोगों ने मुझे लगता है सिर्फ ये तीसरा पार्ट जो है ना यही देखा है, स्पीड ही देखा है आपने। आपने माइलेज और कॉस्ट के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं है इस बार। KTM, अपाचे, ओके, एवरेज, स्पीड, और कुछ और नहीं देखते, कुछ इतना ही देखते हो। सोचो सोचो, और भी कुछ होगा, इतना ही देखते हो क्या। इतना ही देखते हो क्या, और भी कुछ होगा, एक बार सोचो सोचो। ड्यूरेबिलिटी, ओके, ड्यूरेबिलिटी ये भी देखते हैं। चलिए, ड्यूरेबिलिटी, ओके, ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं, ठीक है। और कुछ, कंडीशन, कंडीशन ओके, वो तो नया बाइक खरीद रहे हैं तो कंडीशन अच्छा ही होगा, चलो मान लेते हैं। कंफर्ट, ओके, कंफर्ट, फाइन, कंफर्ट, कंफर्ट, ओके। और कुछ, लुक, लुक करेक्ट, कलर देखते हैं ना हम लोग, लुक भी देखते हैं, कलर भी देखते हैं बाइक का, कलर भी देखते हैं बाइक का, ठीक है।
तो एक बाइक खरीदना है तो इतना सारा कुछ करते हैं हम लोग। ओके, एक बाइक ही खरीदना है तो इतना कुछ करते हैं। माइलेज क्या होता है? माइलेज मतलब कम से कम पेट्रोल में या कम से कम फ्यूल में, डीजल में ये बाइक कितना दूर जा सकती है, पर लीटर कितना दूर जा सकती है। यस, डिजाइन, लुक, कलर, तो ये सब इसी में आ गया। ऑलराइट, स्पीड, लुक, कंफर्ट, ये सब हो ही गया। तो माइलेज हम देखते हैं। माइलेज क्या होता है? मिनिमम फ्यूल में कितना मैक्सिमम बाइक जा सकती है। ठीक है, ये एक देखते हैं। तो बाइक के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ओके, ये सब हम जो कर रहे हैं ये सब बाइक के लिए कर रहे हैं हम लोग। ओके, यही सब। अब मुझे बताओ कि आप केमिस्ट्री में जब रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन में हम क्या क्या देखते हैं, इसके साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं। केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, इंजीनियरिंग का नहीं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का नहीं। तो फाइनली हमें जाना है रिएक्शन की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो बाइक में हम माइलेज देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट मतलब क्या है? हमारा कितना पैसा जाएगा। ओके, हाउ मच मनी विल वी हैव टू स्पेंड, ये भी देखते हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद जो स्पीड होता है, मतलब कितनी तेजी से बाइक आगे जाएगी, ये भी देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बाइक खरीदी तो मैं कितने साल यूज करूंगा। अगर मेरी बाइक 2 साल बाद खराब हो गई और 2 साल में नई बाइक खरीदने पड़ेगी तो ये जो कॉस्ट है इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं। कंफर्ट, कंफर्ट भी तो देखते हैं हम लोग कि हम कितनी इजीली मतलब बाइक में अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस जाने हैं तो ये कंफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलर तो भाई, कलर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लैक होगी, रेड होगी, ब्लू होगी, कौन से कलर की बाइक होगी, राइट? यस। तो अब मुझे बताइए कि बाइक के लिए हम इतना सोचते हैं, रिएक्शन के लिए हम कितना सोचते हैं? रिएक्शन के लिए भी सेम सोचते हैं हम लोग। रिएक्शन के लिए भी हम सेम सोचते हैं। सबसे पहली चीज हम सोचते हैं वो है यील्ड। सबसे पहली चीज हम सोचते हैं वो है यील्ड। ठीक है, ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलेगा कितना मिलेगा, हाउ मच प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट, यील्ड, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और कॉस्ट, कॉस्ट मतलब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाइक के लिए, एनर्जी, प्रेशर। ठीक है, ये सब हमें रिएक्शन को कितना देना पड़ेगा ये हम देखते हैं। थर्ड चीज है रेट, किस स्पीड से ये रिएक्शन होती है। तो स्पीड जो है रिएक्शन के लिए भी, बाइक के लिए भी, दोनों के लिए सेम होता है। ओके, उतना ही इंपॉर्टेंस है रिएक्शन के लिए भी। अगर मैं कोई भी रिएक्शन करने जा रहा हूं, मान लो कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है और प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको जो जो करना है, ओके, जो एक रिएक्शन करनी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस रिएक्शन का यील्ड कितना है, उस रिएक्शन का यील्ड कितना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर वो कितनी जल्दी खत्म होगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3 घंटे के प्रैक्टिकल में आपको करने के लिए बोला एक एक्सपेरिमेंट जिसको 5 घंटे लगती है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे नाइंसाफी है। तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरमीडिएट ही बना, अगर इंटरमीडिएट ही बना तो क्या कर सकते हैं, वो इंटरमीडिएट इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। कंफर्ट, ठीक है, तो मतलब हम कितना एफर्ट डाल सकते हैं, हम कितना एफर्ट डालते हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन अगर होगा तो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होगा तो, ये सब चीजें भी देखते हैं। और कलर मतलब अच्छे अच्छे कलर आएंगे रिएक्शन में तो हमें भी मजा आएगा, क्योंकि एज अ केमिस्ट कलर आता है इसका मतलब वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है मतलब मैं एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकता हूं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकता हूं इसका मतलब स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकता हूं, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रिएक्शन के लिए भी सोचते हैं जिस तरह हम बाइक के लिए सोचते हैं। ठीक है, और इनमें से हमारे सिलेबस में टिपिकली ये 3 चीजें होती हैं। ये जो यील्ड है ये हमें बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है उस रिएक्शन का, ये हमें बताएगा यील्ड।
ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमें बताता है यील्ड। एनर्जी और प्रेशर कितना देना पड़ेगा ये हमें बताएगा थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। और फाइनली ये जो रेट है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं हमारी इस लेक्चर सीरीज में, ये होता है काइनेटिक्स, ये होता है काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑफ कोर्स एग्जाम तो पास करना ही है, मगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पास करने के बाद आप जो भी केमिकल रिएक्शंस करोगे उन रिएक्शंस को कितना टाइम लगेगा, हाउ क्विकली विल दोज रिएक्शंस गिव यू द एक्सपेक्टेड यील्ड, ये पढ़ने के लिए काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस काइनेटिक्स से जो केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स जो है वो मैकेनिज्म्स पढ़ने के लिए भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट क्वालिटी, एफर्ट और कलर तो है ही, कलर हमें मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, स्पेक्ट्रा जब हम पढ़ेंगे तो इस कलर का फायदा क्या होता है ये तो आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेड कलर का सॉल्यूशन है इसका मतलब वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, राइट, यस। टाइम भी आपने, आप में से किसी ने कहा है टाइम तो आ जाएगा रेट में ही, वो कैसे आता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, हेलो जयदेव, वेलकम टू आईएफएस केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिएक्शन के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स, इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। आज का सेशन थोड़ा सा इजी सेशन है, मगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज का सेशन नहीं समझा तो इसके बाद के सारे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है तब। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आता ही है, मगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है तब प्रॉब्लम आएगा अगर आज का टॉपिक सही से नहीं किया तो। रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने बाइक का एग्जांपल क्यों दिया था, मुझे क्या आपको पूरी केमिस्ट्री समझानी है? समझानी तो है, मगर आज के दिन नहीं। तो आज के दिन मुझे आपको समझाना है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। अब ये रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है ये समझने के लिए हमने जो स्पीड का एग्जांपल लिखा था, स्पीड ऑफ अ बाइक, यही एग्जांपल काफी है। ठीक है, अब मुझे आप में से कोई एक बताएं कि किसी भी बाइक का स्पीड हम मेजर कैसे करते हैं, किसी भी बाइक का स्पीड हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, कोई बताइए मुझे, चैट ऑप्शंस में मुझे बताइए। और अगर किसी ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो भाई मैं गुस्सा हो जाऊंगा, जल्दी से लेक्चर को लाइक भी कर दो, जल्दी से लेक्चर को लाइक भी कर दो। चलो चलो, लेक्चर को लाइक भी करो अगर नहीं किया है तो। ओके, यस, केएम, ओके, केएम किलोमीटर्स में तो डिस्टेंस मेजर करता है ना। मेरे घर से मेरे इस स्टूडियो से हमारे घर का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, तो मगर वो स्पीड नहीं होता है। यस, एब्सोल्युटली द फेक हिट गेमर, ओके, यस, किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस सीरीज फॉर जेई, honey, yes, you can absolutely attend this series for JEE also. JEE also has the same syllabus. A large part of this syllabus is also great for IIT JEE. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स अपॉन टाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब टाइम से डिवाइड करते हो तो हमें कोई ना कोई रेट मिलता है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड का मतलब क्या होता है, किस रेट से हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम किस रेट से दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, सो वो होता है स्पीड। ठीक है, अब रिएक्शन के लिए अगर हमें करना है तो रेट कैसे डिफाइन करेंगे, रिएक्शन कितना आगे गया है ये हमें देखना है। ठीक है, बाइक के स्पीड के लिए कैसे सोचते हैं हम लोग कि बाइक कितना आगे गया है और कितना टाइम लगा उसको उतना आगे जाने के लिए। ओके, मतलब 50 किलोमीटर्स पर आवर अगर स्पीड होगा, ये सपोज स्पीड अगर 50 किलोमीटर्स पर आवर होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में, इन 1 आवर, ये जो बाइक है वो 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है। द बाइक ट्रेवल्स 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। ठीक है,
तो रिएक्शन कितना आगे गया है ये कैसे पता चलेगा? अब रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और ये जो रिएक्टेंट है इसका अमाउंट, इसका मतलब है कि कम होता जाएगा। अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है? ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कितना चेंज हो रहा है इससे हम रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कितना चेंज हो रहा है, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रेट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए रेट ऑफ अ रिएक्शन जब डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं? वी राइट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो रिएक्शन जब रिएक्शन का रेट जब हमें मेजर करना होता है, हम कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज होगा रिएक्टेंट का ये मेजर करेंगे। मगर ये एक चीज ध्यान में रखिए, कॉन्सेंट्रेशन होता है सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में, कॉन्सेंट्रेशन होता है सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, अगर रिएक्शन कोई सॉलिड है, अगर कोई रिएक्शन सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोमबत्ती है, एक कैंडल है, वो कैंडल आप जला रहे हो, ठीक है, और वो कैंडल किस रेट से जल रहा है? ओके, द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द वैक्स इन द कैंडल। तो अब वैक्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? वैक्स किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया है, ठीक है, वैक्स डायरेक्टली सॉलिड है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऑयल होता है, ऑयल लैंप होता है, ओके, जो हमारे दिए होते हैं जो दिवाली के टाइम हम लगाते हैं, तो उसमें तेल होता है, उसमें ऑयल होता है। ऑयल प्योर लिक्विड है, ऑयल का क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है? ऑयल को हमने किसी भी चीज में, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये जो ऑयल है इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो उस केस में हम रेट डिफाइन कैसे करेंगे? उस केस में हम रेट डिफाइन करेंगे चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, किसी भी सॉलिड का या किसी भी लिक्विड का हम मास कैसे मेजर अमाउंट हम कैसे मेजर करते हैं? हम अमाउंट मेजर करते हैं यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स और द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स और द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे इन केस ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, उनके लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, उनके लिए हम ये यूज करेंगे। ओके, ऑलराइट, और एक तीसरे टाइप का हमें जरूरत होता है, तीसरे टाइप का एक रिएक्शन होता है, वो होता है गैसियस रिएक्शन। तीसरे टाइप का रिएक्शन क्या होता है? यस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम और चेंज इन मास अपॉन टाइम। अब अगर मैं आपको पूछूं कि गैसियस स्टेट के लिए क्या कर सकते हो? गैसियस रिएक्शंस, गैसियस रिएक्शंस के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन आप डिफाइन कैसे करोगे? गैसियस रिएक्शंस के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन आप डिफाइन कैसे करोगे? कोई बता सकता है? गैसियस रिएक्शंस के लिए ये रेट आप डिफाइन कैसे करोगे? कोई बता सकता है? सोचिए सोचिए, गैसियस रिएक्शंस में चेंज होता है तो आप वो मेजर कैसे करते हो? गैसियस रिएक्शंस का चेंज आप मेजर कैसे करते हो? गैसियस रिएक्शंस में जो चेंज होता है वो आप मेजर कैसे करते हो? बताइए। यस, एब्सोल्युटली, प्रेशर, यस एब्सोल्युटली दीपेन, रूपाली, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रेशर अपॉन टाइम। ओके, तो गैसियस रिएक्शंस के लिए आप यूज करोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, आप यूज करोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, ये होगा रेट ऑफ अ रिएक्शन। समझ में आ गया? अब ये अगर अलग अलग हमने तरीके देखे हैं रिएक्शन का रेट लिखने के, तो अब मुझे बताइए कि इन सब के यूनिट्स क्या रहेंगे? इन सब के यूनिट्स क्या रहेंगे?
इन सब के यूनिट्स कोई बता सकता है? ट्राई कीजिए, इन सब का यूनिट क्या होगा ये बताने की कोशिश करो। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसका यूनिट क्या होगा? गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग अंकिता। यस, इसका यूनिट क्या होगा? गुड मॉर्निंग पारुल, गुड मॉर्निंग पारुल। अब बताइए कि डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, इसका मतलब क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? ओके, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है, ठीक है। अब आप मोल पर सेकंड लिखोगे ना, तो मोल कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट नहीं है, मोल जो है वो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है। तो यहां पे आपको या तो केजी पर सेकंड और ग्राम्स पर सेकंड, ठीक है। क्या ये कलर आपको नजर आएगा? यस, नजर आएगा, केजी पर सेकंड, और यहां पे आपको मिलेगा मोल्स पर सेकंड, यहां पे आपको यूनिट मिलेगा मोल पर सेकंड। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट संदीप, दीपेन, रूपाली, मोल्स पर सेकंड, मोल्स पर सेकंड। और मोल्स पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं? मोलार। ओके, सॉरी, नॉट मोल्स पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर को हम क्या लिखते हैं? मोलार। एंड मोलार पर सेकंड, ये टिपिकली सॉल्यूशन स्टेट के रिएक्शंस का यूनिट ये होगा, मोलार पर सेकंड, मोलार पर सेकंड, ठीक है। और यहां पे प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर के कई सारे यूनिट्स हैं, तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड हो सकता है, या फिर टोर पर सेकंड हो सकता है, या फिर बार पर सेकंड हो सकता है। ओके, और इन सारे यूनिट्स के कन्वर्जन्स क्या है ये सीखना इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये आपने सब बहुत पहले पढ़ा था, राइट, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो इसीलिए मैं इन सारी चीजों का आपका रिवीजन सबसे पहले करना चाहता हूं। क्लास 1 में होगा फंडामेंटल्स, ठीक है। यस, एब्सोल्युटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो यूनिट्स है इनके कन्वर्जन्स करना बहुत जरूरी है, इनका कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी M is moles of solute divided by volume of solution in liters, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये मोलारिटी आप कैलकुलेट कर पाओगे तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मोल्स पर सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू n अपॉन v, m इज इक्वल टू n अपॉन v, ठीक है। अब मैं आपको इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा था ये सिर्फ प्रवचन नहीं होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि अगर मैंने 10 ml 0.5 मोलर सॉल्यूशन लिया और उसको हमने डाइल्यूट किया टू 200 ml, इसको हमने डाइल्यूट किया तो टू 200 ml, मोलारिटी क्या होगी? मोलारिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपको ऐसे पूछा जाता है कि मतलब रिएक्शन रेट्स जो होते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन या रेट लॉ जब के प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बताते हैं कि ये 10 ml लेके अगर हमने रिएक्शन किया तो रेट ये आएगा, अगर इसी 10 ml को मैंने 200 ml में डाइल्यूट किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और आएगा, और उसके आपको रिएक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम का पहला स्टेप होगा ये। तो ये कैसे करोगे? ठीक है, अगर 10 ml को आपने डाइल्यूट कर लिया 200 ml तक, तो मोलैरिटी क्या आएगी ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सोच के मुझे बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यस एब्सोल्युटली। हाँ, डिपेंड 0.025, ये कैलकुलेट कैसे किया? अब यहां पे देखो, ये जो फॉर्मूला है मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इससे आप क्या लिख सकते हो? इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और जब आप कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट करते हो,
तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। ओके, सोल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर मैंने M1V1 लिखा और M2V2 लिखा तो ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, M1V1 क्या है? बिफोर डाइल्यूशन। M1V1 मतलब बिफोर डाइल्यूशन एंड M2V2 मतलब आफ्टर डाइल्यूशन। M2V2 मतलब आफ्टर डाइल्यूशन। ऑलराइट, सो number of moles of solute before dilution is equal to number of moles of solute after dilution. Okay, and if this is correct then अब हम यहाँ पे वैल्यू सिंपली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहले मोलैरिटी क्या है? ये जो वैल्यू दी है ये वैल्यू है M1 की, ये जो वैल्यू दी है ये M1 की वैल्यू है। ये वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है ये M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये M2 की वैल्यू है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये है V2, क्योंकि डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम इतना हो गया है। डाइल्यूशन से पहले वॉल्यूम कितना था? तो ये था 10 ml। डाइल्यूशन से पहले वॉल्यूम था 10 ml। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द डाइल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज द डाइल्यूशन फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, और ये डाइल्यूशन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो M1 है 0.5 इंटू पहले वॉल्यूम था 10 ml, बाद में कॉन्सेंट्रेशन क्या बना ये हमें कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मगर बाद में टोटल वॉल्यूम क्या था? 200 ml वॉल्यूम था। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करो कि ये जो वॉल्यूम दिया है यहाँ पे भी ml है, यहाँ पे भी ml है, मगर यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमने लीटर लिखा है। तो क्या हमें वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है? क्या हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 10 ml और 200 ml, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करते वक्त वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है, मगर डाइल्यूशन फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आपको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सो लॉन्ग एज तब तक जब तक दोनों वॉल्यूम्स का यूनिट सेम है। अगर दोनों वॉल्यूम्स का यूनिट सेम हुआ तब आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अगर वॉल्यूम का यूनिट अलग अलग है तो किसी भी एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि लीटर में ही करना है, ml में किया भी तो भी चलेगा, मगर वॉल्यूम का यूनिट सेम रखना है। यूनिट सेम होगा तो कन्वर्जन हो जाएंगे, कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 अपॉन 200, जिसका मतलब होगा 5 इंटू 10 इज 0.5 इंटू 10 इज 5 डिवाइडेड बाई 200, मतलब ये हो जाएगा 1/40, जिसका मतलब है 0.025 मोलर। इसका मतलब है 0.025 मोलर। यस, सबका आंसर एकदम सही आया है, करेक्ट। दीपेन, संदीप, मम्मी, पारुल, यस एब्सोल्युटली, आप सबका आंसर एकदम सही आया है। आई होप आप समझ गए हो कि ये कैसे करना है। तो ये जो डाइल्यूशन फॉर्मूला है बहुत जरूरी है, सिर्फ इस प्रॉब्लम में नहीं, फोटोकेमिस्ट्री के जो एब्जॉर्बेंसेस पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर क्या होता है कि ये हमें नहीं आता और वहां पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां पे बताया जाता है कि 0.5 मोलर का सॉल्यूशन लिया है, उसको 200 ml में डाइल्यूट किया है, अब एब्जॉर्बेंस क्या होगा ये पूछा जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सो इसीलिए इस तरह का जो कैलकुलेशन है ये करना जरूरी है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसे ही टाइप का, तो आप सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। आप सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। मेरे पास है 1 मोलर सॉल्यूशन, मेरे पास है 1 मोलर सॉल्यूशन, उसको मुझे कन्वर्ट करना है 0.05 मोलर सॉल्यूशन में, उसको मुझे कन्वर्ट करना है 0.05 सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन में। अगर मेरे पास 10 ml 1 मोलर सॉल्यूशन है तो यहां पे टोटल डाइल्यूशन कितना करना पड़ेगा, वॉल्यूम जो है आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा।
वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन क्या होना चाहिए, ये मुझे सॉल्व करके बताइए। ओके, सेम डाइल्यूशन फॉर्मूला ही यूज करना है, सेम यूज करना है, कोई चेंज नहीं है। बताइए क्या होगा, डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करके बताइए क्या आएगा। डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज कीजिए और बताइए क्या आएगा। यस, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इस बार मैंने पूछा है कि वॉल्यूम क्या है, इस बार मैंने मोलैरिटी नहीं पूछी है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछा है, इस बार मैंने वॉल्यूम पूछा है। तो इस बार वॉल्यूम क्या आएगा बताइए, करिए कैलकुलेशन करिए। देवांग, अथर्व, कैलकुलेशन करके बताइए क्या आएगा आंसर। 1 मोलर का क्या है 0.05 मोलर। यस, विष्णु, संदीप 200 ml। ओके, किसी और का कोई और आंसर आ रहा है, देखते हैं। अंकिता 200 ml। ओके, वेरी गुड। और किसी का कोई आंसर आ रहा है, यश का आंसर आ रहा है 20 ml। यश, आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया, एक बार चेक करो। विशाखा का आंसर है 200। अनुभव का आंसर है 200। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 200। कैसे सॉल्व करना है, ये देखो, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया v1, ये हो गया v2। तो 1 इंटू 10 विल बी 0.05 इंटू v2। v2 क्या हो जाएगा 10 अपॉन 0.05। मतलब इसको अगर इन दोनों को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 1000, एंड 1000 अपॉन 5 क्या है 200। तो ये आपका आंसर होगा 200 ml। और आंसर ml में क्यों आया है, लीटर में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है वो ml में दिया है, यहाँ पे जो यूनिट है वो भी ml में ही दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड पारुल, कृष्णा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स आपको इस तरह से लिखने हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन के जो यूनिट्स है आपको इस तरह से हैंडल करने हैं। ठीक है, और कोई और बाकी के यूनिट्स देखते हैं। तो एक हो गया सॉल्यूशन स्टेट का, कॉन्सेंट्रेशंस का। अब मास का, केजी और नंबर ऑफ मोल्स का तो सब आपको पता है, मगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करने हैं, मोल्स कैलकुलेट कैसे करने हैं, यहां पे भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर ऑफ मोल्स n इज मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, मोलर मास का भी यूनिट होता है, मोलर मास का यूनिट है ग्राम्स पर मोल। मोलर मास का यूनिट है ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 30 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड है, 30 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बताइए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बताइए। 30 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे। यस, मास अपॉन मोलर मास। 30 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, 30 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करके बताइए। यस यस, समृद्धि, टेस्ट सीरीज का पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। यस मम्मी, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1/3। वेरी गुड, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज 30 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH ट्वाइस। तो इसका मतलब है C क्या होगा 12 प्लस OO मतलब 16 प्लस 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये क्या हुआ 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44, 45, 45 इंटू 2 हो गया 90। मतलब यहाँ पे आएगा 90 ग्राम्स पर मोल, 90 ग्राम्स पर मोल।
और ये जब आप लिखोगे तो ये ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा और ये मोल जो है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। ये हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है ऊपर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है ऊपर। तो इसीलिए 30/90 मतलब ये 1/3 मतलब 0.33 मोल्स, 0.33 मोल्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट संदीप विष्णु पारुल, आप सबका आंसर एकदम सही है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सबका। नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट चीज हम डिस्कस करके आज का लेक्चर हम खत्म कर देंगे, वो है प्रेशर। और ये प्रेशर का बहुत झमेला होता है भाई। प्रेशर के इतने सारे यूनिट्स हैं, इतने सारे यूनिट्स हैं, और किसी का कोई भी भरोसा नहीं है कि कौन सा यूनिट पेपर में आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, यूनिट्स का कन्वर्जन प्रेशर में बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 एटमॉस्फेयर, सबसे पहले होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर ये एसआई यूनिट्स में अगर लिखा तो ये आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ओके, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआई यूनिट्स में कब कन्वर्ट करना पड़ता है, जब आपको ये लिखना है कि पीवी इज इक्वल टू वर्क, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में ये कई बार आता है पीवी इज इक्वल टू वर्क, मगर वर्क को आपको जूल्स में लिखना है और प्रेशर दिया होता है एटमॉस्फेयर्स में। तो जूल्स एसआई यूनिट है, एटमॉस्फेयर एसआई यूनिट नहीं है। ओके, एसआई यूनिट है पास्कल्स। ओके, पास्कल जो है ये एसआई यूनिट है। तो ऐसे केसेस में ये बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो कि जो काइनेटिक्स में पढ़ते हो वो थर्मोडायनेमिक्स में इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, इसलिए काइनेटिक्स ये बहुत एक बेसिक टॉपिक है, बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। ठीक है, तो ये हो गया P इंटू वी, ये हो गया P इंटू वी। ठीक है, ये हो गया P इंटू वी। ऑल राइट, एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब ऐसा ही एक यूनिट कभी कभी यूज करते हैं, वो है 1 बार। 1 बार ये यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, जहां पे एडसॉर्प्शन होता है, इसमें ये यूनिट कई बार यूज होता है 1 बार। 1 बार क्या होता है? सिंपली 10⁵ पास्कल्स, सिंपली 10⁵ पास्कल्स। 1 बार होता है 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ये बहुत अजीब सा नंबर है, 10⁵ बार बार लिखना पड़ेगा। उसकी जगह पे एक सिंपल सा ये जो पार्ट है 10⁵ पास्कल्स के लिए हमें लिखने के लिए कुछ और दे दिया है। तो इसीलिए इन दोनों से क्या मिलेगा, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा 1.013 बार। और ये आप देखोगे 1 क्या 1.013 क्या, 0.013 से किसी को कहीं भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टॉप नहीं हुई है, कंटिन्यू होगी, टेंशन मत लो, होगी होगी। ब्रेक लिया है सिर्फ अभी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कंटिन्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सारा सिलेबस यहीं पे होने वाला है, आप टेंशन मत लो। ओके, प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ा बड़ा साइज में लिखता हूँ, फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। चलिए, इसका भी फॉन्ट साइज अगर आपको बड़ा करना है थोड़ा सा बड़ा कर ही देता हूं मैं, इतना काफी है। ठीक है, अब आई होप आप सब लोग ठीक से पढ़ पाओगे। ऑल राइट, यस, ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर हो गया। इसके बाद एक नॉर्मल यूनिट होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज 760 mmHg। ये अगेन फिर से एक अजीब यूनिट है। 760 कहां से आया, 76 क्यों किया है, 100 क्यों नहीं यूज किया? 100 कितना अच्छा नंबर है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए आसान है। फिर ये 760 का झमेला क्यों होता है? ठीक है, और यही 760 mmHg है, इसको कभी कभी 760 टॉर लिखते हैं, TORR। ये टॉर कहां से आया? ठीक है, तो इसका भी एक कहानी है। mm ऑफ Hg, ये Hg क्या होता है? ये Hg होता है मर्क्यूरी, ये Hg होता है मर्क्यूरी। ठीक है,
और मर्क्यूरी के मिलीमीटर, इसका क्या मतलब है? मर्क्यूरी का डेंसिटी मैं समझ सकता हूँ, मर्क्यूरी का ml समझ सकता हूँ क्योंकि वो लिक्विड है, ठीक है। मर्क्यूरी का मैं मास समझ सकता हूँ, वेट, या फिर मर्क्यूरी के नंबर ऑफ मोल समझ सकता हूँ। ये mm कहाँ से आए? मर्क्यूरी तो लेंथ नहीं होता है, मर्क्यूरी का कोई लेंथ नहीं होता है। होता है, ये एक्चुअली मर्क्यूरी का लेंथ नहीं है, ये मर्क्यूरी के कॉलम का लेंथ है, ठीक है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हम जनरली बैरोमीटर्स यूज करते हैं, और इन बैरोमीटर्स में मर्क्यूरी का एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है। आपने यूडियोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट शायद किया होगा, उसमें जैसे आपने 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब यूज किया था हाइड्रोजन कितना जनरेट हुआ है ये मेजर करने के लिए, वैसे ही एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है जिसमें मर्क्यूरी होता है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है, ऐसा एक लंबा सा ट्यूब होगा, ये ट्यूब मर्क्यूरी के एक रिजर्वायर में इमर्स करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी मर्क्यूरी है, यहाँ पे नीचे भी मर्क्यूरी है, और ये ट्यूब इसमें ऐसा उल्टा करके रखने से पहले इस ट्यूब में मर्क्यूरी पूरा भरा देते हैं, ओके। इस ट्यूब में मर्क्यूरी पूरा भर देते हैं, मगर ये उल्टा करने के बाद क्या होता है, मर्क्यूरी सिर्फ यहां तक आता है, ओके। मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी सिर्फ यहां तक ऊपर रहता है। ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में हो जाता है वैक्यूम, इस पार्ट में हो जाता है वैक्यूम, क्योंकि ये मर्क्यूरी जो है इसका थोड़ा सा वजन है, मर्क्यूरी होता है हैवी, उसका डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, वो मेटल है इसलिए, तो उसकी वजन की वजह से ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। मगर इस तरफ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है, इस तरफ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना नीचे आएगा ये डिपेंड करेगा कि यहां से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो ये प्रेशर कितना है इसके ऊपर इसका हाइट होगा। यहां से अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये भी ऊपर तक जाएगा, यहां से प्रेशर मैंने कम कर दिया तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये बाहर वाला प्रेशर मेजर करने के लिए ये बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। और इस बैरोमीटर में ये जो मर्क्यूरी का कॉलम होता है, ये जो मर्क्यूरी का कॉलम होता है, ये जब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर होता है तो ये 760 mm होता है, मिलीमीटर्स, ठीक है। 1 मीटर मतलब 1000 mm होगा, ठीक है। 1000 mm में से 760 mm तक ही ये मर्क्यूरी ऊपर जाता है, ठीक है। ये मर्क्यूरी 760 mm तक ही ऊपर जाता है, इसीलिए इसका यूनिट है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और फिर ये टॉर कहां से आया, ये पता है किसी को? ये टॉर कहां से आया? टॉर कहां से आया, किसी को पता है? टॉर कहां से? यस, दीपेन का कैलकुलेशन सही है, एच रो जी उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो एच रो जी आपको देता है प्रेशर, तो प्रेशर इज एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है। रो डेंसिटी होता है मर्क्यूरी का, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब ये हाइट होगा। तो अगर आपने एच रो जी कैलकुलेट किया ये यूज करके, मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 13.6 ग्राम्स पर सीसी। ये अगर आपने यूज किया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर या फिर ये वैल्यू मिलेगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यस, दीपेन ने सही बताया है। ये टॉर कहाँ से आया? तो ये जो बैरोमीटर है ये इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था टॉरिसेली, उनका नाम था टॉरिसेली, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को हम नमो कहते हैं, वैसे ही टॉरिसेली के नाम पे यहाँ पे टॉर आ गया है, ठीक है। टॉरिसेली का नाम शॉर्ट करके यहाँ पे टॉर लिख दिया है, ठीक है। तो वहां से ये यूनिट आता है टॉर का, ओके। ये टॉर का जो यूनिट है ये वहां से आता है, ओके, उनके नाम से आता है। टॉरिसेली इन्होंने बैरोमीटर इन्वेंट किया था। ये बैरोमीटर जो है ये इन्होंने इन्वेंट किया था आई थिंक 19th सेंचुरी में, ओके। 19th सेंचुरी में, बहुत मतलब 200 साल पहले ये बैरोमीटर इन्वेंट किया था। तो उनको उनको मान देने के लिए उनके ऑनर में ये जो प्रेशर का यूनिट है वो टॉर लिख देते हैं, ठीक है। यस, ओके। तो ये था प्रेशर का कन्वर्जन, ये था प्रेशर का कन्वर्जन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करें कि सपोज आपको बताया गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, partial pressure of H2O that is 30 mm of Hg,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O ये एटमॉस्फेयर में कितना होगा ये बताइए। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O ये एटमॉस्फेयर में कितना होगा ये बताइए। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O ये एटमॉस्फेयर में कितना होगा ये बताइए। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि वन एटमॉस्फेयर इज 760 mm of Hg. One atmosphere is 760 mm of Hg. So therefore 30 mm of Hg, इसको अगर हमें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो दो चीजें हैं, 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm of Hg, इनको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये mmHg कैंसिल हो जाएगा। तो ये 760 अगर मैंने नीचे लिखा तो आप देखोगे कि ये mmHg कैंसिल हो जाएगा और 760 mmHg मतलब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो बचेगा, ठीक है। तो ये mmHg और ये mmHg ये कैंसिल हो गया और बचा क्या, सिर्फ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेट करो 30/760 कितना होता है। सो दिस इज 30/760 मतलब 3/7, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 1/25 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.04 एटमॉस्फेयर जितना आएगा। ओके, अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, मगर यस 3/76 30/760 एब्सोल्युटली करेक्ट। अम्मी अंकिता संदीप सबका आंसर एकदम सही है। यस, अप्रॉक्सीमेटली 0.04 आएगा एटमॉस्फेयर्स में, ठीक है। तो इससे आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन्स कर सकते हो। ओके, तो ये था रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो फिर से रिवाइज करते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। रेट ऑफ अ रिएक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T फॉर सॉल्यूशंस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, फॉर गैसियस स्टेट चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। और इन तीनों के यूनिट्स हमने देखे और उनके कन्वर्जन्स कैसे करने हैं ये हमने देखा, ठीक है। अब फाइनली एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि रेट सीखा मगर रेट कैलकुलेट कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन कैसे है, यही अगर हमने नहीं पढ़ा तो क्या फायदा है, ठीक है। तो रेट एक बार पढ़ लेते हैं, रेट का एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, रिएक्शन goes to completion, a reaction goes to completion starting from a 20 millimolar concentration, in 10 seconds. Rate of reaction is सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज, आपके ऑप्शंस है 2 मोलार पर सेकेंड, 0.002 मोलार पर सेकेंड, 200 मोलार पर सेकेंड, 0.2 मोलार पर सेकेंड। बताइए, ये सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। दीपेन वांट स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर्स। ओके दीपेन, काइनेटिक्स खत्म कर लेते हैं एक बार, उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कर लेंगे, ठीक है। 0.002 है क्या, अरे 2 होगा ना, 2 मोलर पर सेकेंड होगा। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, और कुछ कहना चाहते हो, कोई अदर आंसर देना चाहता है, कोई दूसरा आंसर देना चाहता है। मम्मी ने कहा ए आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ओके, पारुल ने कहा सेकंड ऑप्शन आंसर है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं।
कैलकुलेट करके देखते हैं। रेट क्या होगा? रेट विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम तो हमें पता है, टाइम क्या है? 10 सेकेंड्स। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है वो चेंज होता है। ठीक है, वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा। करेक्ट? अच्छा, 2 मोलर पर सेकेंड होगा, 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 होगा। ओके ओके, देखते हैं। चलिए, अब ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये 20 मिलीमोलर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 20 मिलीमोलर से स्टार्ट होता है, मगर एंड होता है तब 0 होता है। एंड होता है तो कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है। तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 10 मतलब 2। ठीक है, 20 अपॉन 10 मतलब 2। मगर हमेशा यूनिट्स की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे यूनिट है मिलीमोलर, यहाँ पे यूनिट है सेकंड, तो ये होगा 2 मिलीमोलर पर सेकंड। ये यूनिट होगा 2 मिलीमोलर पर सेकंड। और 2 मिलीमोलर मतलब मोलर में कितना है? यहाँ पे यूनिट्स देखिए क्या है, यहाँ पे यूनिट सारे मोलर है, यहाँ पे यूनिट सारे के सारे मोलर है। तो ये 2 मिलीमोलर कन्वर्ट कैसे होगा? 2 इंटू 10⁻³ मोलार पर सेकेंड। और 2 इंटू 10⁻³ मतलब क्या होता है? 0.002 मोलार पर सेकेंड। तो आपका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, 0.002 मोलार पर सेकेंड। तो दीपेन, आपने जो पहले आंसर दिया था वो एकदम सही था। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, अपने आप पर भरोसा रखिए। ओके, आपका जो पहला आंसर था वो एकदम सही था दीपेन, अगर मैंने आपको सक्सेसफुली कंफ्यूज किया। ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखिए, आपका पहला आंसर एकदम सही था, 0.002। रूपाली, आपका भी आंसर एकदम सही है। और आई थिंक किसी ने आंसर दिया था, बी ऑप्शन दिया था ना, संदीप। संदीप, आपका भी आंसर एकदम सही है। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, मिलीमोलर में 2 आएगा, मगर आंसर्स मोलर में है, तो इसीलिए 0.002 आएगा। ओके, वेरी गुड। समझ में आ गया सबको कैसे सॉल्व करना है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंस ले लो, टाइम देखो, टाइम से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। यस अखिल, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेट कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने आज के क्लास में देख लिया है। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा मंडे से। मंडे से हम और भारी भरकम चीज़ों की तरफ जाएंगे। रेट क्या होता है ये हमने समझ लिया। मंडे के क्लास में हम रेट डिफाइन कैसे करेंगे किसी भी रिएक्शन को, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी तरफ धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, यस। Okay, Rohit. Thank you, sir, for this lecture series. Thank you very much, IFAS, for providing the classes in this pandemic situation. You are most welcome, Rohit. इस लेक्चर सीरीज का पूरा फायदा उठाइए, आइए हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, नए नए इंसाइट्स आपको मिलते जाएंगे। ये इंसाइट्स सबसे ज़्यादा फायदा देते हैं इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आप छोटे छोटे फॉर्मूलाज भूल गए, फिर भी काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं भूले, तब भी प्रॉब्लम्स छूट जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं आराम से। ठीक है, ऑल राइट। तो ठीक है, आज का ये क्लास हम यहीं पे रोक देते हैं। मंडे को फिर से मिलेंगे शार्प 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, मंडे को 10 बजे से आना स्टार्ट कीजिए। लेक्चर्स लाइव ही देखिए, लेक्चर्स बाद में हम ज़्यादा देर नहीं रखने वाले हैं, ये लेक्चर सिर्फ लाइव ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि लाइव नहीं देखा बाद में आके देखा, नहीं, लेक्चर्स लाइव ही देखिए। लाइव देखोगे तो आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। एक बार लेक्चर हो गया लाइव का, हम यूट्यूब से वो हटाने वाले हैं, तो लाइव आके देखना है। ठीक है, किसी को भी बाद में देखना नहीं है। ऑल राइट, ठीक है, अपने सारे दोस्तों को भी बता दो कि ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, आप सब लोगों को अटेंड करना ही है। ठीक है, और आपके अगर कोई डाउट्स है, आपकी अगर कोई फरमाइश है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया जाए, आई थिंक किसी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस भी लो, चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस का भी पार्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे करते रहेंगे। ओके, सो कीप ज्वाइनिंग। नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे को
कल आपको ब्रेक है, ठीक है, कल आराम से थोड़ा रेस्ट लेके आइए, मंडे से आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे कि आपको रेस्ट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद कॉन्टेस्ट रहेंगे, उसके बाद क्विजेस रहेंगे, और 2 हफ्ते बाद आप देखना काइनेटिक्स आपको पूरा का पूरा आ रहा है, ऐसा आपको लगेगा। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके बन जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। अटेंड नहीं करेंगे, ओके नीतीश, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। फिर मिलते हैं मंडे को सुबह 10 बजे। Until then, goodbye and happy learning. Have a good, happy, safe and fun weekend. Goodbye.